नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। पहले तो समस्त एकलव्य परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उम्मीद में, इस आश में कि आप शायद इस स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जानते होंगे, क्योंकि मैंने एक शब्द कहा है वास्तविक अर्थ, तो काफी सारे लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है क्या। हालांकि इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए स्वतंत्रता के अपने अलग मायने हो सकते हैं, किंतु राष्ट्र की ओर से सभी उन लोगों के लिए शत शत नमन जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता प्राप्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जनरली हम स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, आज भी हमने देखा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब हम अपने विद्यालयी दिनों में थे, स्कूल के दिनों में थे, तो एक अलग सा उत्साह हमें स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के लिए होता था। समय के साथ वो उत्साह धीरे धीरे कम भी होता गया, लेकिन जैसे ही आप टीचिंग, अध्यापन के कार्य में आते हैं तो वो उत्साह वापस आ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं बच्चों को। तो मैं सुबह से मौका ढूंढ रहा था कि कहां पर अपने विचारों को व्यक्त किया जाए। तो इंस्टीट्यूट का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की वीडियो का स्लॉट मुझे मिला और अपने विचारों को सामने रखने की बात आगे बढ़ी। तो सबसे पहले इस मंच से मैं बड़े गर्व के साथ एक ये बात कहना चाहता हूं कि हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं जो अपने आंचल में विविधताओं को समेटे हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसके रगों में गंगा यमुना जैसी नदियां बहती हैं, जिसके वासियों के दिलों की धड़कन तिरंगा है। हम उस देश के वासी हैं। कहा जाता है कि ये बलिदान की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। और इस भूमि में जो माटी है उसको शहीदों के लहू से सींचा गया है। और इन्हीं शहीदों की याद में अगर आप माटी में हाथ फेरें तो माटी का एक एक कण केवल एक ही वाक्य से गुंजायमान होता है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोस के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को लेके आप लोगों के बीच में आते हैं। आज का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, किंतु आज का ये टॉपिक बनाने के पीछे, क्रिएट करने के पीछे एक रीजन था कि केवल आप लोगों को बधाई ही ना दी जाए, कुछ ऐसे तथ्य दे दिए जाएं जो जनरली हम सोचते नहीं हैं, जिसके बारे में हम पता करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास इंडिपेंडेंस डे तो है ही, लेकिन इंडिपेंडेंस डे पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण, उससे रिलेटेड कुछ तथ्यों पर चर्चा करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियोस बड़ी अच्छी लगेंगी। तो आप एक चीज देखते होंगे, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, एक शब्द होता है फ्लैग होस्टिंग और एक शब्द होता है फ्लैग अनफ्लरिंग। एक का मतलब होता है ध्वजारोहण और दूसरे का मतलब होता है ध्वज फहराना। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो फ्लैग होस्ट करते हैं, मतलब फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है और फिर हवा में क्या हो जाता है, फहरा दिया जाता है। इसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। किंतु 26 जनवरी के दिन आप देखते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं या फिर राष्ट्रपति महोदया हैं,
वो क्या करती हैं, ध्वज पहले से ही क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसको केवल फहराया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन क्या किया गया था, उस दिन जो ब्रिटिश झंडा था उसको नीचे करते हुए भारत का झंडा क्या किया गया था, चढ़ाया गया था। तो इसी दिन से ये परंपरा बन गई कि जो भी 15 अगस्त मनाया जाएगा आगे, उस दिन क्या किया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा, ना कि केवल ध्वज फहराया जाएगा। अब 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। हम आजाद तो थे, लेकिन पूर्णतः आजाद हम क्या हुए, 26 जनवरी 1950 के दिन हुए, जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। और ये बात कंफर्म हो गई कि अब ये जो देश चलेगा इस संविधान के हिसाब से चलेगा, जो संविधान यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा बनाया गया। तो ये इस बात का हिस्टोरिकल प्रेजेंस है। अब हम जानते हैं कि ध्वजारोहण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बातें प्रोवाइड की है जिसका ध्यान हमें रखना होता है। आज तो सभी लोगों ने ध्वज फहरा दिया, लेकिन उम्मीद है कि आगे से जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रूप में रखेंगे, और आप लोग रखते भी होंगे, ठीक है। तो क्या बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, जिसके तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, फ्लैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, ठीक है। हम जाते हैं कहीं भी इंटरनेशनल पोर्टल पर, अपना क्या लेके जाते हैं, पूरा देश लेके नहीं जाते, कोई एम्बलम कोई सिंबल लेके नहीं जाते, हम क्या लेके जाते हैं, अपना नेशनल फ्लैग लेके जाते हैं। तो हमारी पहचान इस झंडे से है, और हमारा झंडा बनाया भी इस तरीके से गया है कि केवल झंडा ही झंडा भारत के संघर्षों को किस प्रकार ब्रिटिशर से आजादी मिली उसको डिस्क्राइब करने में सक्षम है, केवल झंडा ही झंडा। तो इसीलिए हमारे लिए झंडे की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और सोशल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे पास जो झंडा है धरोहर है हमारी, ठीक है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है आज के दिन तो बिल्कुल। और अगर आप इस किसी भी केस में इसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं कि अगर आप जानबूझकर ये पाए गए कि आप झंडे का अनादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको क्या किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये हमें बताया किसने है, हमारे संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने बताया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसकी रिस्पेक्ट करना हम सभी लोगों की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और कुछ नियम कानून बता दिए कि अगर आप ध्वजारोहण करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सही तरीका है हमारे पास, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लैग शुड नॉट बी डैमेज्ड, मतलब जो ये झंडा है वो किसी भी तरीके से डैमेज, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। सामान्य सी बात है, राष्ट्र की शान, अगर आप ध्वज हवा में लहरा रहे हैं वो फटा हो तो कहीं सही सेंस नहीं जाता उस बात का। तो पहली बात यही है कि वो कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग का क्या मतलब है कि अगर आप फ्लैग होस्ट करते हैं या फिर ध्वजारोहण करते हैं तो वो जो ध्वज है वो किसी अन्य ध्वज से नीचे ना हो, सबसे ऊपर हमारा झंडा रहे, राष्ट्र ध्वज रहे, तिरंगा रहे। ये दूसरी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर आप अन्य और किसी अन्य एसोसिएशन का झंडा अपने साथ फहराते हैं तो ध्यान ये रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे ऊंचा तिरंगा। और तीसरा हमारे पास जो ध्वज बना हो वो कभी भी स्क्वायर मतलब वर्गाकार ना बना हो, उसका एक रेशियो फिक्स किया गया है 3:2, और कुछ डायमेंशंस आती है, उस डायमेंशन में आपको क्या करना है, हमेशा ध्वज बनाना है और उसी ध्वज को फहराना है। आप एकदम वर्गाकार ध्वज को नहीं फहरा सकते, वो भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बात हो जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं कि सब लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हालांकि ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कम समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, किसी भी XYZ कारण से क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो कृपया ना कीजिए।
क्योंकि ये वो बातें हैं जिस पर कुछ लोग, ये वो देश है जिस पर कुछ लोगों ने अपनी उम्र, अपने फैमिली के बारे में ना सोचते हुए क्या कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो अगर आप नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत करते हैं वो ज्यादा गलत बात है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको कुछ ध्यान रखनी है। और कुछ चीजें हैं, हम देखते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं। पहले हमने देखा कि केवल सुबह झंडा फहराया जाता था, शाम को क्या कर दिया जाता था, उतार दिया जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ध्वज क्या रहता है, 24 घंटे फहरा रहता है, ठीक है ना। तो ये एक बदलाव हुआ। पहले हम देखते थे कि कुछ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग हो गए या फिर पोस्ट ऑफिस हो गए, स्कूल्स हो गए, ये इंस्टीट्यूशंस ही ध्वजारोहण कर सकते थे। अब आप देखते हैं जन सामान्य, ठेली वाले, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा चेंज देखा है हमने, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज और पॉइंट है हमारे पास कि अगर किसी भी जाने अनजाने किसी भी तरीके से ध्वज क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस ध्वज को तो आप फहरा नहीं सकते, आपको प्राइवेटली और बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उस ध्वज को क्या करना है, डिस्पोज करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किस चीज में, ध्वजारोहण के समय पर। कुछ और अन्य बातें हैं हमारे पास जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कारण से कोई ऐसा रीजन ना हो जिसकी वजह से ध्वज क्या करे, जमीन को छुए। आजकल आप देखते हैं बरसात का मौसम है, दूसरी बात आ गई कि कोई भी ऐसा रीजन ना हो जिसकी वजह से ये ध्वज पानी को छुए, ठीक है ना। तो जमीन को ना छुए, पानी को ना छुए, ठीक। और हमने देखा है कि ध्वज किसी को सल्यूट करते हुए या फिर किसी के सम्मान में ध्वज पूरा झुका हुआ ना हो। हमने देखा है कि अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल हस्ती, राजनीतिक हस्ती, अगर उनका देहांत हो जाता है, XYZ कोई भी रीजन होता है, ध्वज को झुकाया जाता है, पर आधा झुका ध्वज, आधा, पूर्णतः किसी के भी सम्मान में ध्वज कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि कोई भी हस्ती इस ध्वज, इस देश से ज्यादा ऊपर नहीं है। क्योंकि हस्ती, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने राजनीति के लिए काम किया, विभिन्न अन्य वर्गों के लिए काम किया, इस कारण से ध्वज भी उनको सम्मान करता है, राष्ट्र भी उनको सम्मान करता है, इसीलिए आधा झुका ध्वज, पूर्णतः कभी भी नहीं झुकेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए, हरा रंग हमेशा नीचे होना चाहिए, उस क्रम में झंडा फहराया जाना चाहिए। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तीनों जो ध्वज हैं, तीनों जो रंग हैं, उनके मध्य में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो झंडा बनाने से लेकर झंडा फहराने तक आपको इन कुछ बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बातें पता होंगी और आप सभी लोग ध्वजारोहण इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करते होंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर पता नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखे हैं, तो आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब बात देश की होती है तो सीधा सीधा हमको उन शहीदों के बारे में याद आती है जिन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। आज का इंसान बहुत सेल्फिश हो गया है, और शायद अगर आज के लोग उस समय पर होते तो शायद भारत को कभी आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि इतना सेल्फलेस लोग बहुत कम है आज की डेट में। समझ रहे हैं, इतना सेल्फलेस लोग बहुत कम है आज की डेट में। तो इसी के साथ एक शैलेंद्र लोढ़ा जी का एक शेर है। उन्होंने कहा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। यूं तो लोग कई खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, यूं तो लोग कई खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोबारा कह रहा हूं कि आप सभी लोग इस स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझें और समझाएं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आने वाली जनरेशन में स्प्रेड करते रहें। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।